मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं। आप दो तरह के एग्जाम फेस करते हो, एक सब्जेक्टिव एग्जाम फेस करते हो, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करते हो। हाँ या ना? सब्जेक्टिव यानी बोर्ड्स और ऑब्जेक्टिव यानी कंपटीशन। ये एमसीक्यू बेस्ड होता है और ये थॉरो होता है, इसमें लिखना होता है। यस और नो? यस इंडीड। दोनों की जो नेचर है इसमें फर्क है और दोनों को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अलग है। सब्जेक्टिव एग्जाम का कायदा क्या होगा? सब्जेक्टिव एग्जाम में जो सिलेबस है ये सिलेबस लिमिटेड होगा, ठीक, और इस सिलेबस को आपको बार बार पढ़ना होगा, ठीक है। सिलेबस लिमिटेड होगा यानी कंसाइज सा सिलेबस होगा और आपको इसे बार बार पढ़ना होगा। अपने माइंड को बार बार टेंशन देना होगा, समझे ना? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन देख करके आंसर आपको खुद लिखना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लास्ट मिनट तक जो रिविजन्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। यानी यहां क्या है? टेंस माइंड, टेंस माइंड इज वेरी हेल्पफुल। आपके दिमाग में जितनी ज्यादा टेंशन होगी, जितना ज्यादा बार आपने पढ़ा हुआ होगा, जितना बार बार आप पढ़ रहे होंगे, जितना आप फोकस्ड होंगे, इसमें उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। राइट? रीजन क्या है कि ध्यान से देखो कि क्वेश्चन देखना है और दिमाग को सोचना है कि भाई सॉल्यूशन में क्या लिखना है। इसके अंदर फोकस इज मस्ट। आप देखते हो बोर्ड के एग्जाम हैं या हाफ ईयरलीज हैं, वहां पे आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं, आपको बोलते हैं फोकस रहना। क्यों? वो कोई परंपरा नहीं है। आपका दिमाग जो है ना, ये एक बहुत अलग तरीके का ट्रेन्ड डिवाइस है। आप इसको जैसे ट्रेन करोगे वैसे ट्रेन हो जाएगा। है क्या कि जब आप सपोज करो एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद ही स्कूटर चला के स्कूल से घर आता है और खुद ही बेसिकली खुद ही व्हीकल लेकर के स्कूल जाता है, ऐसा स्टूडेंट है। वो जब एग्जाम देने जा रहा है, सपोज उसने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ देख लिया, कुछ मिस हैपनिंग देख ली किसी भी तरह का, दो लोग लड़ ही रहे थे जो कि अनरिलेटेड थे, वही देख लिया। अब दिमाग पे कंट्रोल किसी का नहीं। उसने देखा, जिस समय वो एग्जाम लिखने बैठेगा उस समय उसके दिमाग में वही चल रहा हो, ठीक है। इस सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए तो पेरेंट्स जो हैं, वो पेरेंट्स वास्तव में उन कंडीशन से बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो बच्चों को कहते हैं भैया लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करते रहो, हम तुम्हें छोड़ने चल रहे हैं। ये पेरेंट्स की एक अच्छी बात होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो सिलेबस जब लिमिटेड है, आपके दिमाग को टेंस रखना है आपको, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट निकल करके आएगा, वो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, बोर्ड जैसे एग्जाम में आपको करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की बात करते हो तो इसके अंदर खास बात क्या होती है कि सिलेबस इज अनलिमिटेड। सिलेबस लिमिटेड नहीं है, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। सिलेबस के अंदर आपको हिंट्स दिया होता है और उस हिंट्स के हिसाब से आपको चीजों को गैदर करना होता है। राइट? समझ में आ रही है बात मेरी? तो सिलेबस अनलिमिटेड है
एक बार अच्छे से पढ़ पाओ, इतनी पॉसिबिलिटी होती है। जहां यहां मैंने आपको बताया कि भाई रिपीटेड रिवीजन्स करो, माइंड को टेंस रखो, यहां मैं कहता हूं माइंड को रिलैक्स रखो। एक बार अगर सिलेबस को ध्यान से पढ़ लोगे, देखो आप समझो, मेरे सेंटेंस को समझना, अगर तुम एक बार अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तुमसे छूट जाएगा क्या यार, जबकि चार जवाब भी लिखे हुए हो। केबीसी के सीट पे बैठ के तो नहीं छूटता तुमसे। बताओ, अगर तुम्हें केबीसी की सीट पे बैठा दिया जाए और सामने जो है वो पैसे बन रहे हो, तो क्या तुमसे छूटेगा, तुमने एक बार अगर ध्यान से पढ़ा हुआ हो? नो सर। नहीं ना। तो एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन होती है। यहां पे माइंड जितना रिलैक्स रहेगा उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है। यहां आपको रिपीटेड रिवीजन्स जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे नहीं करने हैं, वरना वो सिचुएशन होगी जो पीयूष बोल रहा है। यहां माइंड को रिलैक्स रखना है। सपोज एग्जाम जिस समय शुरू होना है उससे 2 घंटे पहले छोड़ दो पढ़ना। मेरे टेस्ट की बात कर रहा हूं, और वैसे तो मैं सलाह देता हूं कि जो भी आप इस तरह का एग्जाम फेस करने जा रहे हो, एक हफ्ता पहले रिलैक्सेशन स्टार्ट कर दो, रिवीजन बंद कर दो। 1 वीक टाइम आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए लगेगा। रात भर प्रॉपरली सो, अच्छे से चीजों को करने की कोशिश करो। इसकी स्ट्रेटजी है लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, इसकी स्ट्रेटजी है लास्ट मोमेंट पे रिलैक्स करना। समझे? यस सर। समझ में आ रहा है? तो यस सर। अगर आप रिलैक्स यस नहीं सर। करोगे लास्ट मोमेंट पे तो इसमें गलतियां होंगी, और इसमें अगर रिलैक्स कर जाओगे तो इसमें गलतियां होंगी। तो दोनों एग्जामिनेशंस का जो पढ़ने का तरीका है, जो टैकल करने का तरीका है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। जब हम बार 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 बार, और ये मैं किसी के कहने से नहीं बोल रहा या मुझे किसी ने नहीं बोला, ये मेरा एक्सपेरिमेंटेड है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मेरी जिंदगी का सत्य है। मैंने जब पहली बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दिया तो मेरे से नहीं निकला, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सिर्फ 3 घंटे सोया था रात में, किताब पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, भाई साहब नहीं निकला मेरे से। मैं एक छोटी सी जगह मुरादाबाद में रहता था, सेंटर भी वहां नहीं था सिविल सर्विसेज का, बरेली में जाकर के मुझे एग्जाम देना होता था। तो मैं अपने बड़े भाई के इन लॉज के यहाँ रुका, रात भर पढ़ता रहा, सुबह सिर्फ 2-3 घंटे सोया और पेपर देने गया, फेल हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आया। अब अगली बार जब आया तो मैंने क्या किया आप सोचो, मैं अपने बैग में सिर्फ 2-3 मैगजीन डाल के लेके गया था। राइट। रात को वहां पहुंच करके इन लॉज के यहाँ ही देखा, सेम सिचुएशन थी, इन लॉज के यहाँ देखा भाई साहब के कि वहां पे उनका सिर्फ एक साला है अकेला, बाकी घर वाले नहीं हैं। खाना भी हमें खुद ही बनाना था, हमने खुद ही खाना बनाया, रात को पिक्चर देखी, अगले दिन पेपर दिया, आराम से सोए, अगले दिन पेपर दिया, सेलेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वहां से मेरा ये थॉट डेवलप हुआ कि यार इसका मतलब लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपेरिमेंट था दैट वाज रॉन्ग, जो मेरी स्ट्रेटजी थी दैट वाज रॉन्ग। करेक्ट स्ट्रेटजी ये है। फिर मैंने जिस भी स्टूडेंट को ये स्ट्रेटजी फॉलो करने को कहा, वो स्टूडेंट आज की डेट में सक्सेसफुल है। वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, जो भी बना, स्ट्रेटजी यही फॉलो किया, रिजल्ट्स इसी से बेहतर आए। तो इन दोनों एग्जामिनेशंस की जो स्ट्रेटजीज हैं, इनको अलग अलग लेकर के ही आपको चलना चाहिए। आपको, पीयूष जैसे आप कह रहे हो कि आपने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज किया, आपको रिवाइज पहले कर लेना चाहिए था, या फिर जिस पर्टिकुलर फ्रेम में थे उसी में आके एग्जाम देना चाहिए था।
आपको ये फिल्टर आउट हो जाता कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो। यस और नो? यस सर। क्योंकि यार एक बात सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन लिखा है, 4 आंसर्स लिखे तो अंदाजा तो लग ही सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। और ये मेरी गारंटी है, मैं अभी दिशिता को भी बता रहा था ये बात, कि अगर पहली बार आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर सही दिया है तो हमेशा सही दोगे, और अगर पहली बार गलत कर दिया है तो 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो गलती दूर होगी, वरना गलती दूर नहीं होगी। ये कंडीशन है, समझे? तो आप जो है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप बहुत प्रीशियस ईयर में हो, लाइफ के क्लास 12th में हो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, दोनों एग्जामिनेशंस को अलग अलग ट्रीटमेंट दोगे, तो रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे और आप कूल रहोगे। आपका जो ये फियर है ना, ये खत्म हो जाएगा जब अपने आप रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है ना? कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर या तरीका या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं होता है जो किसी एग्जाम को टॉप करता है। सब नॉर्मल बंदे होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। राइट? यस सर। अमोघ, क्लियर है? जी सर। रूटीन में आपने जो पढ़ा है वो रिजल्ट देगा। ध्यान से पढ़िए, जितनी देर भी पढ़ते हैं, दैट विल गिव यू द रिजल्ट, चाहे जहां भी जाएं। ठीक है? नहीं पढ़ने का मन है, मत पढ़िए। कंसंट्रेशन बनाइए, फोकस करिए, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। समझे? जी सर। यस सर। मतलब आप सोच सकते हो कि मैंने कोई चीज याद नहीं की है, मैंने कोई चीज, मैंने कभी ऐसा नहीं किया रिएक्शन याद की हो, कुछ और याद किया हो, कुछ और काम किया हो, नो। लेकिन जब मैं फोकस होता हूं तो अपने आप चीजें जो है, मतलब मैं जब किसी चीज के अंदर घुसता हूं तो अपने आप जो है माइंड प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकालता है। इतनी सी बात है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार कर रहा हूं, मैं लर्न कर रहा हूं, मुझे वो मजा आता है, और इसीलिए पढ़ाता हूं मैं। आप सोचो अदरवाइज मैं 9 8 घंटे 9 घंटे जो है वो किताबों में दिमाग खपाने के बाद, 200 300 लोगों को गाइड सुपरवाइज करने के बाद, दुनिया भर की चीजें करने के बाद मैं आकर के आपके सामने खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, उसमें मुझे मजा आता है। दैट इज द रीजन ओनली। मतलब मेरे माइंड को रिलैक्स करने का तरीका है, फोकस करने का तरीका है, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लर्निंग्स मिलती हैं। मतलब मुझे अपनी पुरानी चीजें याद आती हैं, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा इसका एक और तरीका कौन सा हो सकता है, अच्छा इससे बेटर क्या कर सकते हैं, है नहीं? समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। इतनी सी चीज है बस। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आज मैंने नहीं, पहले कभी नहीं मैंने किसी को बताया था, आज मैंने पढ़ाते पढ़ाते छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था 11th क्लास के, एनसीईआरटी का आपके सवाल था, जो इस तरह का सवाल कंपटीशन में बहुत आता है। ये सवाल दिख रहा है ऊपर, 1.28। यस सर। इसे निकालोगे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे इसके। सर जवाब 5 देगा? सेकंड। यस, 5 सेकंड्स। 1.28 क्वेश्चन नंबर है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? 5 सेकंड में कौन जवाब देगा आप में से? बोलो। और मैंने शायद पहले नहीं बताया था, लेकिन आज थॉट उस तरह का था कि चीज जो है, जब मैं बच्चे ने पूछा कि मेरे को जो है इसमें इशू है, बहुत लंबी कैलकुलेशन थी,
तो मेरा दिमाग उस तरफ गया कि यार कैलकुलेशन इसके अंदर चाहिए ही कहाँ। डज दिस क्वेश्चन रिक्वायर कैलकुलेशन? सर इक्वेट करना पड़ेगा सबको, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैसे। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर ये है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं, मतलब इसके अंदर जो चीज है, अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये जितने भी दिए हुए हैं, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Cl2, इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, 1 ग्राम में इनके कितने मोल्स होते हैं? यस और नो? यस सर। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करोगे? जो नंबर ऑफ मोल्स आए उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आएगा ना? यस सर। यस ठीक है। तो जो उनका जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत लंबी है, कैसे करें? मैंने कहा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये फिक्स्ड है, 1 ग्राम है सबका। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W/M, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यस यही होता है फॉर्मूला। यस सर। अगर ये कांस्टेंट है, दैट मींस कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इस पे डिपेंडेंट हो गए, यस सर। इसके यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। इसका मतलब जो सबसे हल्का है इनमें, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे, यस यस सर। यस सर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। भाई अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर यस तो इसमें कितने सेकंड्स लगे? ना तो इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, ना ये जानने की जरूरत है कि आप जो है कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें क्या नहीं करें। सीधा सीधा जवाब निकल करके आ रहा है 5 सेकंड में, या नहीं? जी सर। तो ये बात करते करते अब बच्चे ने जब प्रॉब्लम अराइज किया, तब मैंने उसका सॉल्यूशन उसको दिया कि हाँ यार ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने कभी अकेला बैठ करके सोचा ही नहीं। अगर मैं नॉर्मल वे में किसी 11th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा होता तो ऐसे ही पढ़ा रहा होता, स्टेप 1 ये कर लो, स्टेप 2 ये कर लो, यस और नो? यस सर। लेकिन यस बच्चे का प्रॉब्लम पॉइंट ये नहीं था कि मुझे ये नहीं आता, बच्चे का प्रॉब्लम पॉइंट था कि मैं इसे फास्ट कैसे करूं। राइट? क्लियर है? यस सर। जी सर। हैं, क्या कह रहे हो अमोघ? कुछ कह रहे हो? नो सर, यस कह रहा था। तो भाई ये चीज है जिसकी वजह से मैं पढ़ाता हूं। अब मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, यार मैंने कोई नई चीज बताई, अब 4 लोगों को और बताऊंगा, हाँ या ना? जी सर। तो इट इज इंपॉर्टेंट। और उसमें मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का और टीचर का। अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो गड़बड़ है। टीचर स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहा है तभी नया सोच पा रहा है। बायोलॉजी में एक टर्म है हाइब्रिड विगर, सुना है नाम? जी सर। बायोलॉजी में देयर इज अ टर्म हाइब्रिड विगर। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि हर एक आने वाली जनरेशन, हर एक आने वाला हाइब्रिड अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होता है। मतलब आप अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से सुपीरियर हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज चलती है। तो यहां
जो किसी टीचर के लिए सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है? अगर वो 30 जनरेशन को देख रहा है, हर बार जो नया स्टूडेंट आएगा वो पुराने स्टूडेंट से आगे होगा। और ये रियलिटी है, जो मैंने पढ़ा 12th क्लास में वो आप लोग नहीं पढ़ते हो। मैंने तो बहुत कम पढ़ा था यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं। मेरा तो डिस्ट्रीब्यूशन 9-10 से 9-10 में मैंने ज्यादा पढ़ा था, नो डाउट 11-12 में कम था अपना। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो जो जी मैंने सर। पढ़ा वो मेरे से आगे वाली जनरेशन ने उससे ज्यादा पढ़ा, उससे आगे वाली जनरेशन उससे ज्यादा पढ़ेगी। एक्सपोजर्स डिफरेंट है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। आप जब पैदा हुए हो तो आपके घर में क्या है? गाड़ी भी है, कार होगी, टू व्हीलर होगा। यस सर। Yes or no? मैं हवाई जहाज में पहली बार मैंने जब यात्रा की तो शायद मैं 35 साल का या 40 साल का हूँगा। आपने पहली बार जब हवाई जहाज में यात्रा की तो शायद इससे पहले ही की होगी, अभी तक कर ली होगी या कर लोगे जल्दी। तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोजर है, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। जी ये सर। डिफरेंस ऑफ एक्सपोजर आपको आगे ले जाता है। अब आप उसको किस तरह से कैच करते हो और किस तरह से चलते हो, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है?